एक के बाद एक आश्रमण की मैंने 3 आक्रांताओं के बारे में आप लोगों को बता दिया है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। ठीक है भैया, इनके बारे में बता दिया है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये वो 3 अटैकर थे जिनके इंडिया पर अटैक सफल रहे। और इन अटैकरों के बारे में हमारे भारतीय इतिहास में लिख गया, इसीलिए आज इनका डेटा हमारे पास है। अगर हम इनसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ाकर बात करें, जो हमारे सिलेबस में तो खैर नहीं है, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो गजनवी, गौरी, कासिम, ये 3 लोग नहीं थे भाई। इन तीनों लोगों का समय कुल मिलाकर के 500 साल बैठता है भारत में, 500 साल। तो ये तीनों का कार्यकाल मिलाकर के 500 साल थोड़ी हुआ। ऐसे क्या ये तीनों 200 साल जिए थे? ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। तो याद रखना, ये तो बड़े खास अटैकर है जिन्होंने भारत पर हमला, लूटपाट और मारकाट की इंतहा कर दी भैया। सीमा से पार जाकर के इन्होंने हमले करे भारत में और बहुत विकट परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। बाकी का ये गुंडे लफंगे मध्य एशिया के भारत आते ही रहते थे भाई। इनका माइंड सेट था कि हमारी धरती अनुजाऊ, हमारी नहीं, मध्य एशिया वालों में कर रहा हूं, हमारी धरती अनुपजाऊ रेगिस्तानी धरती, यहाँ हम लाख प्रयास करें हम तो कुछ नहीं उगा सकते। बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उगा रहे हैं तो जिंदगी पूरी मशक्कत में चली जाएगी। इसलिए हमारे आसपास के जो देश हैं, जैसे यूरोपियन कंट्री और जैसे हमारा भारतवर्ष, तुम तो खाली फौज बनाओ और इन पे हमले करो। अगर लड़ाई में हम मारे जाएं, आई मीन मध्य एशिया वाले मारे जाएं, तो वैसे भी उनकी जिंदगी कौन सी अच्छी थी, वैसे भी उनकी जिंदगी झंडूबाम, मर गए तो मर गए, और जीत गए तो फिर वो उनके लिए जन्नत वाला फॉर्मूला पक्का था। जो झूठे सपने उनको आज भी दिखाए जाते हैं कि फलाना ठिकाना तुम काम कर दोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी। और बहुत सारे तो उनके धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो जन्नत का पूरा फाउंडेशन बनाकर उनके सामने रख देते हैं। जन्नत में क्या होता है? वहाँ बेहतर होती है, बेहतर एक फूल की लंबाई 50 फुट होती है और तुम्हें बता रहे हो वो ऐसा बताते हैं। तो भैया ऐसी कौन सी हूर है भाई? हमारे लोग सपने में भी नहीं आई ऐसी हूर है। अरे बाबा कहना आएंगी कैसे? केवल उन्हीं लोगों के सपने में आती हैं हूरें, सबके सपने में नहीं आती भाई। अप्सरा हमें सपने में तो स्वर्ग की। तो याद देखिए भाई, ये 3 अटैकरों का समय 500 साल का समय। अब देखिए एटलीस्ट भारत पर कब्जा करने में अंतिम रूप से कहां से आ रही है? क्या हुआ? हमारे गुरुजी नहीं आए अभी तो इसमें मेडाइवर चल रहा है। तुम्हारी क्लास चल रही है क्या? नहीं आए गुरुजी? चलो भाई आ जाओ, लड़ा जो भी हो, भूले भटके आ जाओ, सब लोग आ जाओ। देखो भाई, मैंने आपको बता दिया कि 500 साल की हिस्ट्री है। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के बारे में बता और लिखा चुका हूं। तो 500 साल में केवल ये 3 ही अटैकर इंडिया आए, ऐसा तो नहीं, दुनिया भर के लुटेरे इंडिया आए। उनका माइंडसेट पहले भी यही था, आज भी यही है कि भारत को लूटना हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है हमारे लिए। उन्होंने 500 साल एफर्ट्स किए पहले, कल लूट लेंगे। आज हम हार गए तो कल हमला करेंगे, आज हम कुछ नहीं कर पाए तो कल सफल बनेंगे, पर भारत को हम लोग कब्जे पे लेकर रहेंगे, लूट कर रहेंगे। और भाई इसमें मेरी बताने वाली कौन सी बात है? टॉपिक हमारा ये हो चुका है कि एटलीस्ट वो सफल हुए और फिर से भारत के सामने वही परिस्थितियां आ गई अस्तित्व को बचाने की। फिर से भाई ये चुटर मुटर आसपास के देश बोलते हैं भारत को फिर से कब्जा करेंगे, और उनका जो मेन परमाणु बम हथियार है वो परमाणु बम नहीं है। परमाणु बम इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आने वाले दिनों में भारत ऐसी टेक्नोलॉजी भी हासिल कर लेगा।
और अगर कोई हम पर हमला करता है तो बदले में एक की बदली 10 परमाणु बम झेलने का वो साहस रखे तो ही हमला करे भाई। सबसे बड़ा उनका पैटर्न है जनसंख्या, जहां देश का अंदर एक वर्ग 2 बच्चे पैदा करते हैं क्या आपको एक ही, वहीं दूसरी तरफ अब भी 8 और 10 बच्चे का एवरेज चल रहा है। नॉर्मल यही सही है। और इसी पद्धति से इस समय पर भी कब्जा किया था और आने वाले समय पर भी ऐसा ही होने वाला है, बिल्कुल क्लियर है। तो भाई भारत के लोगों ने जैसे आज डटकर सामना किया जा रहा है, दुनिया की कोई भी प्राचीन सभ्यता उठा लो, कभी मोहम्मद इकबाल ये कहकर गया है भाई जिसने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए भारत में, ऐसा कहा था। इसे हम देश के खास गद्दारों में से भी एक मान सकते हैं, कभी मोहम्मद इकबाल। लेकिन जब ये गद्दार नहीं था, जब इसने देशभक्त का मुकदमा पहन रखा था, तब इसने कहा था यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब, कुछ तो ऐसी बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन जमाना हमारा। भाई यूनान वर्ल्ड सुपर पावर, पूरी दुनिया को जीतने वाले लोग मिट गए। मिस्र जिनके बनाए हुए पिरामिडों की साइंस आज तक लोगों की समझ में नहीं आती, रोम 3 महाद्वीपों पर जिनका कब्जा था, ये सारी सिविलाइजेशन मिट गई भाई। और अनंत हमलों के बाद भारत की सभ्यता अब भी बची हुई है। अब भी हमारी पॉपुलेशन मूल संस्कृति की 110 करोड़ है एक ही कंट्री के अंदर, और हजारों साल के बाद भी हमने अपने देश का नाम पर्शिया से बदल के ईरान नहीं किया, मेसोपोटामिया से बदलकर इराक नहीं किया, मिस्र से बदलकर इजिप्ट नहीं किया। देश का नाम हजारों साल पहले के ग्रंथों में भी भारत मिलता है और आज भी भारत है। तो जो लड़ाई आज लड़ी जा रही है बिल्कुल डटकर भाई, वही लड़ाई इस समय पर भी लड़ी गई थी मध्यकाल में। मध्यकाल के प्रारंभिक दौर में, मध्यकाल का जब प्रारंभिक समय था तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो समय है उसे भारत के अंदर, केवल भारत के अंदर राजपूत काल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? और ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं कि मध्यकाल किस शताब्दी से किस शताब्दी के समय को बोलते हैं, राजपूत काल किस समय को कहा जाता है, ये सारे प्रश्न आए हुए भाई। तो याद रखना 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के समय को भारत के अंदर राजपूत काल कहा जाता है। इस समय क्या था, भारत के अंदर 36 कुलों के राजपूत थे भाई, और उस दौर में राजपूतों को क्षत्रियों की एकमात्र जाति माना जाता था। तो इंडिया की जो टोटल लीडिंग थी, इंडिया से मतलब कम से कम उत्तर भारत, दक्षिण भारत भी, पर दक्षिण भारत का सिस्टम थोड़ा सा अलग रहा है नॉर्थ इंडिया से। तो पूरे उत्तर भारत का सिस्टम जो आपको दिखाई दे रहा है, टोटल आप कश्मीर से लेकर के और बंगाल से लेकर के और सिंध बलूच तक चले जाइए, यहाँ राजपूतों की सत्ता थी टोटल। लेकिन उनकी एक मेंटेलिटी थी, पता नहीं क्यों, वह निजी हित और ऐशो आराम को ज्यादा प्रधानता देती। लेकिन ऐसा होता था उनमें भी कि 2-3 पीढ़ी अय्याश निकल गई तो एक पीढ़ी दमदार निकल गई, तो उसने अपना मामला जमा दिया फिर एक जमी हुई पीढ़ी पे 2-3 पीढ़ी ने मोहर मार ली, फिर एक दमदार राजा पैदा हो गया। तो ऐसे करके 500 साल तक राजपूत संघर्ष करने में सफल हो, ठीक है भैया, सफल हो गए। और सफल जिन लोगों की मेहनत के कारण हुए वो राजा प्रतिहार वंश के राजपूत थे, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरभोज, महेंद्रपाल। उसके बाद मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था। पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज, उसका पिता सोमेश्वर चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज, यानी ऐसे बहुत सारे राजाओं ने अपने अपने टाइम पर छोटी मोटी मिलिट्री डेवलप करी, लड़ाई लड़ी, सफलता भी मिली, असफलता भी मिली, पर 500 साल तक जैसे तैसे भारत को बचा लिया। हम हार गए कासिम के समय पर केवल सिंध, बाद में मुस्लिमों को सिंध से भगा दिया। हम गजनबी के समय तक गजनबी कन्नौज तक घुसियाया भाई, इंडिया के बीचों बीच घुसियाया गजनबी, लेकिन गजनबी को भी भगा दिया। उसके भतीजे मोहम्मद सारा गाजी को जान से मार दिया, एटलीस्ट बचा। फिर मोहम्मद गौरी आया, लेकिन मोहम्मद गौरी को एटलीस्ट हम उसका सत्यापन नहीं कर पाए और उसने दिल्ली से अजमेर तक की भारतीय भूमि पर कब्जा तराइन द्वितीय युद्ध के बाद कर लिया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके। तो ये पूरा सफर जो है वो 500 साल का है।
याद रखिए, जब मैंने आपको मध्यकाल का टॉपिक बताया था तो मैंने बताया था कि मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई थी 622 ईस्वी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा, जिसे मुस्लिम धार्मिक पुस्तकों के अंदर मुस्लिम धर्म का फाउंडर के सक्सन अंतिम पैगंबर बताया जाता है। ये तो अंतिम है, पहला पैगंबर तो आदम है, इस दुनिया का पहला व्यक्ति। बाकी तो ये हिस्ट्री के हिसाब से फालतू ही बातें, तो हम ज्यादा नहीं करेंगे मामलों को। तो 622 ईस्वी से और 690 ईस्वी आने तक कितना टाइम गुजर गया? 70 साल लगभग। हिसाब किताब लगाओ भाई, 70 साल निकली ना। 70 साल में आधी दुनिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया। 70 साल में आधी दुनिया पर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया। पूरा की पूरा मध्य और पश्चिमी एशिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, कुवैत, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पूरे कॉन्टिनेंटों के पूरे आसपास के क्षेत्रों पर, मतलब आधी दुनिया पर इन्होंने केवल 70 सालों में अधिकार कर लिया। आधी दुनिया पर कितने सालों में? मात्र 70 सालों में अधिकार कर लिया। और केवल भारत पर कब्जा करने में तो इतना हल्के में तो कोई हमको भी नहीं ले रही। आधी दुनिया 70 साल और केवल भारत 500 साल। और 500 सालों में भी एंट्री हुई है, ऐसे नहीं कि हमको तोड़ के पटक दिया। आएगा सर, अभी देखना धीरे धीरे टॉपिक की तरफ करके आ रहा हूं मैं आप लोगों को। तो भाई बहनों, मैंने आपको बताया था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो था 1192 ईस्वी तराइन के द्वितीय युद्ध में परास्त हो गया। ठीक है भाई, ये बताया था मैंने आप लोगों को। एक तरफ है मोहम्मद गौरी, और गौरी का सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरी तरफ है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना। वैसे काउंटिंग के अनुसार इसको तृतीय मानते हैं, नहीं तो आप केवल पृथ्वीराज चौहान भी कह सकते हो, राय पिथौरा भी कह सकते हो, उपाधि भी कह सकते हो, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, दल पंगुल, ये सारा मैटर मैंने आपको बताया। अब भाई मैंने होता क्या है ऐसी परिस्थितियों में, अब देखिए होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान परास्त हुआ। क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया था, स्टोरी बहुत लंबी है, इसलिए बार-बार नहीं बताया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद उसकी मृत्यु की अलग-अलग घटनाएं हैं, अलग। एक किताब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के पीछे अलग मामला बताती है, दूसरी कुछ और, तीसरी कुछ। हम बताते हैं सबसे पहली पुस्तक जो स्वयं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान ने लिखी थी, जो पृथ्वीराज चौहान का दोस्त भी था और दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़े थे, मतलब बचपन का दोस्त था, और नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था भाई? चंद्रबरदाई। तो भाई एक भारत के लिटरेट समाज के लिए, साक्षर समाज के लिए परिचित नाम। अगर आपने कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फर्स्ट टाइम कदम रखा, फिर भी ये संभावना है कि आपने पहले इसका नाम सुना हो। जाति इसकी चारण है, गोत्र इसकी भट्ट है, चारण जाति पश्चिमी राजस्थान में मिलती है, साहित्यकार जाति है। इनका प्रोफेशनली काम है कविता किससे लिखना और गायन वादन करके आज भी अपनी आजीविका कमाते हैं। गोत्र इसकी भट्ट है, नाम इसका ओरिजिनल पृथ्वी भट्ट है, बाद में चंद्रबरदाई पड़ गया, और इसी चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी अपने, अरे वाह जबरदस्त, पृथ्वीराज रासो। इसकी पूरी जीवनी मिलती है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने दौर में आधी दुनिया का सबसे पावरफुल शासक था, और जिस मोहम्मद गौरी से एटलीस्ट पृथ्वीराज चौहान हारा, उस गौरी को भी इसने 16 बार हराया था भाई। 15 बार तो गौरी ने माफी मांगी थी, और 16वीं बार में वो पीठ दिखाकर भागा था। कितना पावरफुल था भाई पृथ्वीराज। लेकिन एटलीस्ट अहंकार इंसान को खा जाता है। अगर रावण ने भी भगवान राम को सीरियस लिया होता तो शायद रावण इतनी बुरी तरीके से नहीं मारा जाता, नहीं आता, वो पहले ही माता सीता को वापस कर देता। अगर वो सीरियस लेता तो प्राथमिक दौर में तो भगवान राम को मजाक में ले लिया था कि ये कौन बाबा जी सा आ गया, जब बाद में क्षत्रिय पानी तक पता लगा। मोहम्मद गौरी को बहुत हल्के में ले लिया पृथ्वीराज चौहान ने, बहुत हल्के में, और उसका रिजल्ट क्या हुआ अब आप सुन लीजिए।
तराइन का द्वितीय युद्ध हो चुका है, पृथ्वीराज चौहान हार चुका है और किताब में ये लिखा हुआ है चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो में कि इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान और उसके कुछ समर्थक जैसे चंद्रबरदाई भी जीवित पकड़े गए, गिरफ्तार कर लिए। ठीक है भाई, बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध में नरसंहार हुआ और एटलीस्ट इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब मोहम्मद गौरी ये दिखाने के लिए कि जिस हिंदू सम्राट उपाधि ली थी पृथ्वीराज चौहान ने हिंदू सम्राट की और बाकायदा हिंदू सम्राट पदवी को अपनी को साबित करने के लिए अपनी सेना में गैर राजपूत लोगों की भर्ती भी करी थी। इसकी सेना में आदिवासी भी थे और राजपूतों के अलावा अन्य जातियों के लोग भी। खोखर जाति का तो मैं एग्जांपल दे चुका हूं आप लोगों को। तो भैया अन्य जातियों के लोग थे, हिंदू सम्राट की उपाधि ली थी और ये उपाधि अपने आप में उस दौर के हिसाब से भाई बहुत बड़ी उपाधि हो जाती है। तो अपने लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो भाई ये है हिंदू सम्राट जिसके नाम से आधी दुनिया कांपती थी, गिरफ्तार करके तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है। तुम्हारे लिए मैंने जंग लड़ी है, अब तुम मेरा साथ दो और हिंदुस्तान चलो, हिंदुस्तान को लूटने के लिए। हाँ तो हमने दिया है, पृथ्वीराज चौहान की सुरक्षा तो खत्म कर ही दी हम लोगों ने। बाद में पृथ्वीराज चौहान जो युद्ध की 18 कलाओं में पारंगत था, पृथ्वीराज चौहान युद्ध की 18 कलाओं में पारंगत था, दोनों हाथों से तलवार चलाता था, कभी भी इसने तलवार चलाते हुए ढाल नहीं पकड़ी। यह युद्ध में बिना हथियार के भी लड़ता था, बिना हथियार के लड़ने में मेरे ख्याल से फाइट करने में ये पूरी तरीके से पारंगत होगा भाई। और पक्षियों से बात करना जानता था, यदि भी पक्षी जो है उनकी भाषा में उनसे बात करना जानता था। इसके अलावा आंखें बंद करके केवल आवाज के आधार पर निशाना लगाना बहुत खास कलाएं पृथ्वीराज चौहान ने सीखी थी, इसीलिए बहुत कम उम्र में हिंदू सम्राट पद तक ये पहुंच पाए। मूवी तो बनिया अब इसके अच्छा जमाने को तोड़ने के लिए कि तू हार तो गया, गिरफ्त में है आज हमारी, लेकिन तेरा अहंकार अभी तक कम नहीं हो रहा है, तो ठीक है हम तेरी इस बीमारी का इलाज कर दे। पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी ने आंखें भरवा दी भाई। अब इसके बाद तो पृथ्वीराज चौहान अगर प्लानिंग ये बनाकर भी बैठा हो कि गौरी मुझे काबुल अफगानिस्तान में किसी जेल में बंद कर देगा और फिर मैं कोई ना कोई सिस्टम लगा के यहाँ से भाग जाऊंगा और फिर से हिंदुस्तान में अपनी आर्मी बना लूंगा और ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा, वो सब नहीं पता। अंधा हो गया पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद कभी चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा कि गौरी भले तूने मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान को हिंदू सम्राट को हरा दिया, लेकिन आज की भी तारीख में अंधा होने के बावजूद वो तुझसे अच्छा निशाना लगा सकता है। तो वैसे तो गौरी इस बात पर हंसा कि अंधा इंसान निशाना सही सटीक लगा कैसे सकता है, लेकिन अगर लगा सकता है तो आगे का पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष और वाण दे दिए गए और मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान भाई तू तीर चला के दिखा, हम कैसे भरोसा मान ले कि तू अंधा होकर सटीक निशाना लगा सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी की आवाज आ गई कि आवाज कौन सी दिशा से आ रही है, तो उसने तीर पूरा अपना उस साइड में खींच लिया। अब वो कितनी दूरी पर बैठा हुआ है और कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है ये अंदाजा नहीं लग रहा था। अब मान लो आवाज आ रही है 200 मीटर दूर से, अब 200 मीटर दूर तीर तो छोड़ दिया, लेकिन अगर गौरी ज्यादा ऊंचाई पर बैठा है तो तीर वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तीर यूं चलाना है कि यूं चलाना है, पता नहीं। तो कभी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को एक दोहे के माध्यम से मोहम्मद गौरी कितनी दूरी पर है और कितनी ऊंचाई पर है ये समझाया। गौरी समझता था फारसी और पृथ्वीराज चौहान को समझाने के लिए तो कितनी दूरी और ऊंचाई पर है। भैया ने प्रॉपर हिंदी भाषा का भी प्रयोग नहीं किया, ब्रज भाषा का प्रयोग किया कि गलती से इनमें से कोई हिंदी समझता हो तो नहीं समझ पाए वो हमारी बात। ब्रज भाषा का प्रयोग किया, यही तो भाई एक साहित्यकार की चंद्रबरदाई की खासियत थी। है तो खैर हिंदी ही, पर हिंदी में ब्रज भाषा का रूप है जितना आसानी से समझ में नहीं आएगा भाई। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान, इस प्रकार से एक दोहा छंद लिखा था भाई, लिखा भी हुआ है, बोला भी था, जिससे ये कितनी दूरी पर है और कितनी ऊंचाई पर है पता लग गया। आवाज आ ही चुकी थी तो गौरी ने आदेश दिया था तीर चलाने का। पृथ्वीराज चौहान ने तीर सटीक वहीं पर मारा और तीर
अंदाजा नहीं था मोहम्मद गौरी को, ऐसा भी हो सकता है गौरी के गले में से आर पार तीर निकल गया, मोहम्मद गौरी मारा गया। अब इसके बाद उन्हीं के कब्जे वाली धरती पर खड़ा होकर पृथ्वीराज चौहान जिंदा भाग तो सकता नहीं, इसलिए इनने डिसीजन किया पहले ही कि भाई जैसे ही मोहम्मद गौरी मरे तो तू तुरंत मुझे तलवार लेकर मार देना, आसपास जो भी सैनिकों से छिना करके, और एक तलवार मुझे दे देना, मैं तुझे मार दूंगा, क्योंकि हम दुश्मनों के हाथों से नहीं मरे। हिंदू सम्राट की उपाधि और ये मामूली सा टच्चा सा गुंडा इसको मार गया, थोड़ा सही नहीं लगता। तो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। और याद रखना भाई कि पाकिस्तान में अब भी ऐसा होता है, अब भी जब पाकिस्तान तो बना इस नींव पर है, इसमें दो राय वाली कोई बात नहीं है। आज भी वहां हिंदू वर्ग के लोगों को, सिख वर्ग के लोगों को, जैन बौद्ध तो वहां से खत्म ही कर दिए बिल्कुल, मरने के बाद उनकी चिता का दाह संस्कार नहीं किया जाता। उनका कहना है कि अगर ये गैर धर्मी लोग, मतलब मुसलमानों के अलावा जो लोग हैं, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, अगर ये जलेंगे आग में, जो परंपरा हमारी चलती है उसी प्रकार से, तो ये हमारी हवा को दूषित कर देंगे भाई, ऐसा उनका कहना है। तो इसलिए कोई भी हिंदू या सिख या कोई भी अगर पाकिस्तान में मरता है तो एक सिक्का गरम करके, बहुत गर्म कॉइंस गरम करके मरे हुए व्यक्ति के हाथ पे रख दिया जाता है। अब उसका हाथ जल गया भाई, जलेगा, निश्चित रूप सी बात है भाई, तो बस तुम्हारे दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई और अब दफना। ये पाकिस्तान में होता है भाई। और ऐसा पर्टिकुलर कंट्री ये बोलती है कि इंडिया हमारे ऊपर हमला कर सकता है, उसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने किया क्या है आजादी के बाद 75-76 सालों में, सिवाय उन्होंने आतंकवादी पैदा करने की दूसरा कोई काम नहीं। भाई और बहनों, पृथ्वीराज चौहान को दफनाया गया, उसका अंतिम संस्कार जो विधि विधान से हमारे होता है वैसे नहीं किया गया। इसीलिए मैंने तुमको कॉपी में भी लिखवाया है कि पृथ्वीराज चौहान की कब्र काबुल अफगानिस्तान, इसीलिए लिखा, ठीक है। और फिर एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा भी था, और नहीं पूछते तो मैं स्वयं भी बताता कि गुरुजी हमने तो सुना है कि पृथ्वीराज चौहान की कब्र में से जो अस्थियां है वो इंडिया लाई जा चुकी है। पूछ लेते हैं तो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शेर सिंह राणा नाम का एक व्यक्ति है, शेर सिंह राणा, संभवतः वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, और उसका ये कहना है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को मैं स्वयं अफगानिस्तान जाकर उस कब्र को खोद करके और लेकर के आया, और उसने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उन अस्थियों को एक मंदिर में रख के पृथ्वीराज चौहान का मंदिर भी बना रखा है। और इस बात को बड़े दावे के संग कहता है कि मैं लेकर आया हूं, और उसने जब वो कब्र को खोद कर अस्थियों को निकाल कर पृथ्वीराज चौहान की लेकर आ रहा था अवशेषों को, तो कब्र को खोदने का वीडियो भी बनाया, और वो वीडियो किसी भी इंटरनेट साइट्स पर आप आराम से देख सकते हैं। बात ये नहीं है कि दिखाइयो, वीडियो तो है, आप मेरी बात का भरोसा करिए, वीडियो है, पर उस वीडियो की प्रमाणिकता क्या है? अभी मैं भरतपुर के ही जाकर के कब्रिस्तान में रात को वीडियो बना, मैं बोल रहा हूँ, ये देखो मैंने मोहम्मद गौरी की कब्र खोद दी, मैं भी ऐसे कह दूंगा भाई। तो इसकी प्रमाणिकता क्या है? वो अफगानिस्तान कब गया था, वो कहाँ रहा, किस पद्धति से रहा, इसका भी उसने क्लियरेंस दिया है, जो प्रमाणिकता पर साबित नहीं हुआ है। तो ये तो फालतू की बात है कि पृथ्वीराज चौहान की कब्र में से वो अस्थियों को निकाल कर ले आया। पहली बात तो पृथ्वीराज चौहान अगर 1192 में दफनाया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा, तो 2012 में 14 में वो अस्थियों को लेकर कहां से आते? 800 साल के बाद, 850 साल के बाद क्या अस्थियां मिल जाएंगी? नहीं, ठीक है। तो ये फालतू की बात है, अगर आपने ये सुना है तो मैंने बता दिया, जिनको नहीं पता था तो वो तो ऐसे सुनना, यहाँ से गुरुजी की बात सुनी और यहाँ से निकाल, ये फालतू की बात थी 2-3 मिनट की। अब आगे देखिए आप, ठीक है भाई। तो मोहम्मद गौरी मर गया, अरे मर गया कि नहीं मरा, सॉरी पृथ्वीराज चौहान मर गया, तो पृथ्वीराज चौहान मरा और उसने मोहम्मद गौरी को मारा उससे पहले, ऐसा ही तो है। तो ठीक है भाई, मैं आपको बता देता हूं, सुनाई गई घटना 101% झूठी है। सुनाई गई घटना 101% झूठी है। और झूठी क्यों भाई?
क्योंकि अन्य दो किताबों में भी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु का उल्लेख अलग अलग मिलता है। कवि नैनचंद्र सूरी की पुस्तक हम्मीर महाकाव्य कहती है कि पृथ्वीराज चौहान जो था उसने हारने के बाद तराइन के युद्ध से भागने का प्रयास किया, लेकिन गौरी की सेनाओं ने पकड़ के पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी तराइन में। कवि जयसिंह सूरी की पुस्तक हम्मीर मदमर्दन कहती है कि पृथ्वीराज चौहान ने हारने के बाद मोहम्मद गौरी से कॉम्प्रोमाइज राजीनामा संधि कर ली थी, गौरी की अधीनता ले ली थी और गौरी के खिलाफ बाद में षड्यंत्र करने की कोशिश करी कि अपनी आर्मी इकट्ठा करके गौरी देश से भगा लो। पता चलते ही षड्यंत्र का गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या करा दी। अब 3 किताबों में से हम कौन सी किताब पर विश्वास करें? पहली पे ठीक है भाई, पहली पर कर लेते हैं, पर हमारा जो काम है हम वो अधूरा नहीं छोड़ेंगे। मैंने आपको तीनों किताबों के बारे में बता दिया है, लेकिन ये मैं प्रमाणिकता से कह सकता हूँ हिस्ट्री से कि ये बात झूठी है। चंद्रवर्धा तुम कौन मांगू है? क्यों झूठी है भाई? क्योंकि मोहम्मद गौरी का तराइन द्वितीय युद्ध के बाद भी कई अटैकों का उल्लेख मिलता है, कई अटैकों का। कौन से अटैक का? आओ आगे देख लेते हैं जो लिखवा दिए हैं। मोहम्मद गौरी कभी भी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध करने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज 16 बार हरा चुका है भाई, मरणासन अवस्था में पहुंचा चुका है पीट पीट के, क्या वो गौरी 17वीं बार में आर पार की लड़ाई की हिम्मत लड़ पाएगा? अरे मतलब ही नहीं है भाई। और पृथ्वीराज चौहान जैसा व्यक्ति अगर अकेले भी खड़े हो जाए ना तो मोहम्मद गौरी के टांग काम जाएंगी। वो पावर थी पृथ्वीराज चौहान, लेकिन मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध इनवाइट किया, उसे पावर दी, संबल प्रदान किया, सहायता दी कन्नौज के राजा ने। देखो नक्शे में आपको यहाँ कन्नौज दिख रहा होगा भाई, कन्नौज के राजा का नाम है जयचंद्र गेहड़वाल। इस जयचंद्र गेहड़वाल को मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी चंदावर के युद्ध में मार दिया था। अब बताइए, जब गौरी पहले ही मर चुका है तो चंदावर के युद्ध में कैसे आ रहा है ना? ये कहानी केवल पृथ्वीराज चौहान जैसा पावरफुल हिंदू सम्राट इतनी आसानी से मारा गया कि रात को दारू पी के सो गए, दुश्मनों ने रात में हमला कर दिया और मर गया। कितनी हल्की मौत। तो इस मौत को एक ऐतिहासिक मोड़ देने के लिए ये कहानी गढ़ी गई, गढ़ी। याद रखना भाई, रियलिटी इससे और भी आगे है। तो 1194 में चंदावर का युद्ध हो चुका है और मोहम्मद गौरी ने किसको मार दिया है भाई? जयचंद्र गेहड़वाल को। गेहड़वाल बहुत गिड़गिड़ाया भाई कि मोहम्मद गौरी मैं तो तेरा दोस्त, तू खुद बता तुझे हिंदुस्तान किसने बुलाया? मैंने। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ तुझे सहायता किसने दी? मैंने। जो जो पृथ्वीराज चौहान के विरोधी हिंदुस्तान में थे उन सबसे तेरी पहचान किसने कराई? मैंने। हम सब ने मिलकर तुझको सहायता दी, तब तू पृथ्वीराज चौहान को हरा पाया, मार पाया, खत्म कर पाया, और आज तू हम भी चढ़ाई कर रहा है। तो गौरी का जवाब बिल्कुल सटीक था कि भैया कर भी लूं, लेकिन कैसे करूं? तुझ पर भरोसा है, जो अपने देश का नहीं हुआ वो मेरा हो जाएगा, मैं कैसे मानूं? ये बात तो तुझे खूब पता है कि मोहम्मद गौरी को हराने की क्षमता केवल पृथ्वीराज चौहान में है, और फिर भी तूने उसको मरवा दिया। अब तू ये बता कि तुझे बचाएगा कौन हिंदुस्तान में? कोई नहीं बचा पाएगा भाई। जयचंद्र मारा गया। जैसे ही उत्तर प्रदेश, कन्नौज का मतलब है वर्तमान का उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गौरी का कब्जा हुआ, तो गौरी को आगे का जो हिंदुस्तान था उसके बारे में पता लगा। मतलब ये यूपी के बाद में बिहार, झारखंड, बंगाल, बिहार बंगाल, इन एरियो के बारे में पता लगा। तो गौरी को पता लगा कि यहाँ तो वैसे ठाकुर सामंत चित्रकूटों से शासन कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो मेरी सेना की एक टुकड़ी जाएगी और वो ही इसका हिसाब किताब बैठा देगी। तो गौरी ने अपने सेनापति को भेज दिया बख्तियार खिलजी को। किसको भेज दिया? बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी गया और इसने बिहार पर हमले की। छोटे छोटे ठाकुर सामंतों का शासन था जो कहाँ सामना कर पा रहे, जब पृथ्वीराज चौहान नहीं कर पाया तो इनके तो क्या बस की बात है। भाई और बहनों, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था हमारा बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय, और उस दौर में प्राचार्य शीलभद्र के नेतृत्व में ये ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी।
हजारों की तादाद में स्टूडेंट पढ़ते थे। 9 लाख किताबों की लाइब्रेरी थी इस यूनिवर्सिटी की। और प्रिंटिंग प्रेस तो उस समय पे थी नहीं, तो हस्तलिपि वाली जो पुस्तक है वही पुस्तक रखी हुई थी भाई, जिनकी लिपियां फोटोकॉपी भी हमारे पास नहीं थी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता लगा तो इस मदरसा छाप ने 1203 में नालंदा को जला दिया। और नहीं तो मैंने आपको कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया कि देखो भाई, गीता कुरान की शिक्षा आज से सैकड़ों और हजारों साल पहले की शिक्षा है। अगर आज भी स्टूडेंटों को कुरान की शिक्षा दी जाए तो उन्हें वही दिखेगा मुसलमान और गैर मुसलमान काफिर मालूम। ऐसे ही अगर आज तुमको यहाँ बजाय मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, बजाय इनकी मैं यहाँ तुमको गीता पढ़ाऊं तो तुमको केवल धर्म और अधर्म दिखाई देगा, और हर अधर्मी को मारने का तुम प्रण खुद ले लो, पुलिस का, कोर्ट का काम ही खत्म कर दो। तो सैकड़ों और हजारों साल पहले की शिक्षा अगर आज दी जाएगी तो आज के सिस्टम के हिसाब से इंसान को क्रिमिनल बनने में देर नहीं लगेगी। तो भैया हमारे जैसे एक बहुत बड़े वर्ग ने तो रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा लेना ऐच्छिक कर दिया भैया, जो लेना चाहो वो अलग से गुरुकुल में जाके ले लो। लेकिन एक वर्ग ऐसा है कि ना पढ़ तू कहीं भी, मदरसा तो आना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। 1% स्टूडेंट इसके अच्छे निकलते हैं, 99% स्टूडेंट मदरसे के कुरान की शिक्षा पर डिपेंड स्टूडेंट ही निकलते हैं। और वो 1400 साल पुरानी किताब है, वो क्या एजुकेशन देगी वो सबको पता है, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो पूरी दुनिया को पता है। जला दिया, क्या खाने को मांग रही थी इससे यूनिवर्सिटी? कुछ भी खाने को नहीं मांग रही थी, उल्टा ये यूनिवर्सिटी से कुछ टैक्स वसूल करता तो 4 पैसे इसको और मिल जाए। 4 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जला। बिल्डिंग तो पत्थरों की होती है और पत्थर कभी नहीं जलता। 4 महीने तक जो जला है वो किताबें हैं। 4 महीने तक जो जला है वो किताबें हैं भाई और बहनों। ना जाने कितनी किताबें, हजारों साल पुरानी भारत की रिसर्च इसी नालंदा की आग के साथ जलकर खाक हो गई। और याद रखना भाई, भारत एजुकेशन सिस्टम में मात्र इस यूनिवर्सिटी के जलने की वजह से हजारों साल पीछे पिछड़ गए। जब आपके पास पढ़ने के लिए एजुकेशन सामग्री ही होगी तो आप कहां से लर्निंग प्रिपरेशन करोगे भाई? बैठेगा ही नहीं मामला। हजारों साल पिछड़ गया भारत का मामला एजुकेशन का। हम कहते हैं भारत देश की एजुकेशन 1947 में 11-12% थी आजादी के समय पर, और आज 21वीं शताब्दी जब भारत दावेदारी पेश कर रहा है कि हम वर्ल्ड सुपर पावर बनेंगे भाई, एक बार फिर से हम जगत गुरु बनेंगे, एजुकेशन 74%। बाबू में आधी झूठी। बड़े बुजुर्गों को साइन करवा लेते हैं, हाँ चाचा नाम लिखियो, राम सिंह, नाम लिख दिया, चाचा साहब चल लो एजुकेशन में आ गया था। अरे भाई नाम लिखना ही एजुकेशन थोड़ी है। मेंटेलिटी कहां से लाएंगे जो कि ग्रेजुएशन, पीजी और उससे आगे की पढ़ाई करने के बाद में मिलती है? वो डिसिप्लिन कहां से लाएंगे जो वर्दी पहनने के बाद आता है? नहीं हो पाएगा। झूठी है हमारी 74% एजुकेशन की जो डेटा हमारे सामने रखा जाता है भाई और बहनों। अब देखिए होता क्या है ऐसी परिस्थितियों में। एक पुस्तक का एग्जांपल देता हूं। ऋषि भारद्वाज के नाम से एक विद्वान थे हमारे देश में आज से 2000 साल पहले, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हवाई शास्त्र। ऋषि भारद्वाज ने एक पुस्तक लिखी हवाई शास्त्र, और उस पुस्तक में एरोप्लेन बनाने की विधि लिखी। आज के जैसा आधुनिक एरोप्लेन नहीं, केवल 2, 4, 6 लोगों के लिए बना हुआ एक अलग प्रकार का एरोप्लेन। आज का एरोप्लेन काफी अलग है, और इस एरोप्लेन का आविष्कार विलियम राइट, जॉन राइट, अमेरिकन भाइयों ने किया था 1912-13 में। मैं 1912-13 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज से 110 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं। और उस पुस्तक पर डिपेंड जो भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एरोप्लेन बनाने की लैब में कोशिश करी गई तो एरोप्लेन बनकर तैयार हुआ भाई। और ऐसा एरोप्लेन जिसे उड़ाने के लिए ना पेट्रोल चाहिए, ना डीजल चाहिए, और ना जहाज वाला पेट्रोल, ATF,
कहते हैं उसको नहीं चलता। वो केवल हवा को अपने अंदर संग्रहित करता है और उससे उड़ता है। अब उसका इतना ज्यादा तो हम लोग बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते अनुसंधान कि इतना बड़ा इस प्रकार का जहाज बना दें कि 1000-2000 पैसेंजर एक ही बार में इधर से उधर चले जाए, तो घातक भी हो सकता है। लेकिन इस फॉर्मूले से एरोप्लेन बना, बड़ी बात यह है। तो सोचिए कि ऐसी इक्का दुक्का पुस्तक ना जाने कैसे नालंदा की आग में बच गई, जो हमको एरोप्लेन भारत में 2000 साल पहले बनाने की विधि की नॉलेज थी बताती हैं। तो ना जाने कैसी कैसी किताबें होंगी जो नालंदा की आग के संग जलकर खत्म हो, है कि नहीं भाई। उसके बाद ये बख्तियार खिलजी पहुंचा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाने, जो बंगाल क्षेत्र में था, और 1206 में इसने बंगाल को जीतकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जला दिया। तो भाई इन यूनिवर्सिटियों से इनको क्या प्रॉब्लम थी? अरे अजमेर के अंदर आए, यहाँ संस्कृत पाठशाला मिली, वो जला दी, और उसकी जगह पर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बना दी। क्या प्रॉब्लम थी भाई? इसकी जानकारी अगर तुमको तो कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। 1206 में मोहम्मद गौरी आधे हिंदुस्तान को जीतने के बाद, भाई 1206 में मोहम्मद गौरी आधे हिंदुस्तान को जीतने के बाद जब अपने देश लौटा, भाई इतने बड़े क्षेत्रफल पर गौरी ने कब्जा कर लिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आउटलाइन बना दी है मैंने, देख लो भाई। तो भाई यहाँ पर ये पंजाब है, पंजाब का यहाँ पर झेलम नदी बहती है, तो इसको कह देते हैं झेलम क्षेत्र। तो पंजाब के झेलम क्षेत्र में खोखर नाम की एक जाति थी। यही वो जाति थी जो कभी पृथ्वीराज चौहान की सेना में काम करती थी, मात्र 20,000 की संख्या में। पृथ्वीराज चौहान की सेना तो 3.5 लाख की थी, ये मात्र 20,000 थे पृथ्वीराज चौहान की सेना में। और इनकी लड़ने की पद्धति इतनी डेंजरस थी कि पृथ्वीराज चौहान राजा होने के बावजूद इनको टैक्स देता, लेकिन इस शर्त पर कि जब भी पृथ्वीराज चौहान को जरूरत पड़ेगी, ये युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हेल्प करने के लिए आएंगे। और अगर एक बार पृथ्वीराज चौहान के पक्ष से खोखर आ गए तो दुनिया की कोई ताकत पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं सकती। तराइन के द्वितीय युद्ध इतना अल्टीमेट हुआ था कि खोखर पहुंच ही नहीं पाए थे, लेकिन ये लोग अपनी जुबान के पक्के थे कि हमने बोला कि अपने जीते जी पृथ्वीराज चौहान को कुछ नहीं होने देंगे। तो मर गया पृथ्वीराज चौहान, लेकिन हम पृथ्वीराज चौहान को मारने वाले को नहीं छोड़ेंगे। अब तो कहा जाता है जब गौरी यहाँ से लौट रहा था तो पंजाब के झेलम क्षेत्र में खोखर जाति ने मात्र 20,000 लाखों की सेना गौरी की हमला कर दिया। बड़ी मात्रा में खोखर मारे गए, लेकिन उपलब्धि 1206 में मोहम्मद गौरी को खोखरों ने मार डाला, खत्म। आप सोचिए 20,000 में सिलटा दिया और पृथ्वीराज चौहान की 3.5 लाख की सेना विद खोखर अगर होती तो कितना सा टाइम लग रहा है इनको सिलटाने, मतलब ही नहीं है भाई। एटलीस्ट गौरी मारा गया, तो ये रियल हिस्ट्री है, ना कि ये सत्यवेदी गौण विद्या से मार दिया। ठीक है, ये तो फालतू की बात है भाई, बतानी पड़ती है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग डेटा है स्टूडेंटों के लिए, है ना, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। अब सुनिए भाई, आगे की कहानी चलती है हमारी। गौरी मर चुका है, गौरी की कोई संतान नहीं है, याद रखना। अब क्यों नहीं है वो तुमको पता है? यस सर। पता कि नहीं पता है? याद है ना पाटन का युद्ध, नाई की देवी मचार बात है। अब गौरी ने भाई इतना बड़े भूखंड पर कब्जा कर लिया, लेकिन गौरी की कोई संतान नहीं है। उसे भी पता है, अरे हुआ था नाई की देवी से, और उसमें नाई की देवी ने इसको परास्त करके पीटा था, और ये मार इसको जीवन भर याद रहे, नपुंसक बना दिया था भाई इसको। और ऐसी परिस्थितियों में गौरी ने अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी बना दिया अपने सेनापति को, अपने गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको बना दिया भाई? और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक बन गया। तो इसको कहते हैं सल्तनत काल और गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम था ना स्वयं, तो सल्तनत काल और गुलाम वंश का भारत में संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आगे की बात करते हैं। देखो भाई, मैंने तुमको बताया था कि इस चीज को मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा के और रिपीटेशन कराऊंगा, तो वो मैंने करवा दिया। अब आगे देखो, हाँ जी, तो ये हो गया कुतुबुद्दीन
ऐबक। अल्लाह ने कौन सा बात कर रहा है, फालतू बातें नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, तो दिल्ली की गद्दी पर इसके बैठने से भारत में पहले मुस्लिम राजवंश की स्थापना हुई, गुलाम वंश की। किसकी स्थापना हुई भाई? पहले दिल्ली पर स्थापित पहले मुस्लिम वंश की स्थापना हुई, गुलाम की वजह से गुलाम वंश की। ठीक है भाई, तो सल्तनत काल का संस्थापक और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका कार्यकाल है 1206 से 1210 ईस्वी। अब देख लो भाई हुआ क्या। गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो काम कंप्लीट कराए जो गौरी ने उसकी जिम्मेदारी पर जीते जी छोड़े थे और मरने के बाद भी फिर उसने पूरे करे। कौन कौन से काम आओ देख लो। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां सिपह सालार। क्या है इसकी उपाधि? सिपह सालार, लाख बख्श, कुरान खां, और इसको ऐबक भी कहते थे। क्या कहते थे? ऐबक। सिपह सालार का मतलब समझो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। मुसलमानों में सुल्तान का मतलब है राजा, महाराजा। ठीक है भाई, ये सुल्तान कहते थे। कभी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा कि मैं तो गौरी का गुलाम था और गुलाम हूं और जीते जी जब तक मैं रहूंगा मैं गुलाम ही रहूंगा, मैं इसी से संतुष्ट हूं, मुझे कोई सुल्तान वुल्तान नहीं बनना। तो फिर ये गौरी का एक जिम्मेदार सेनापति बनकर रह गया बस। मतलब सिर्फ ऐसा लाखों का दान देने की वजह से। कुरान खां, कुरान बाल्यकाल में इसको याद हो गई थी और बड़ी सुरीली आवाज में इसको कुरान को ये गाता था। ठीक है भाई, वही जो अजान बजान होती है, अल्लाह हाँ भाई, लाख बख्श तो कुरान का इसका नाम क्यों पड़ गया पता लग गया भाई? जब मैं बोलूंगा चुप तो चुप बुलाया करो। तो ऐबक, ऐबक के भाई दो मतलब है। एक उंगली इसकी टूटी हुई थी जिस वजह से गौरी, हमारे यहाँ पर जिसे विकलांग शब्द कहा जाता है, फारसी भाषा में उसको ऐबक कहते हैं। तो एक तरीके से गौरी उसको ऐबक कहता था, पर वैसे फारसी भाषा में ऐबक शब्द का अर्थ है चंद्रमा के समान खूबसूरत। तो कुतुबुद्दीन ऐबक खूबसूरत था, इससे आपको ये पता चलता है। ठीक है भाई, और इधर ध्यान दो, बातों की बात नहीं चाहिए। अब देखो भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया। सबसे पहली बात गौरी के जीते जी वाला मैटर कि सबसे पहले तो देखो दिल्ली के अंदर जब इन्होंने कब्जा किया तराइन द्वितीय युद्ध के बाद, तराइन द्वितीय युद्ध के बाद जब दिल्ली पर कब्जा किया इन लोगों ने, तो दिल्ली के अंदर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एक किला था और उस किले को कहा गया राय पिथौरा दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहा गया? राय पिथौरा दुर्ग इसको कहा गया। इसी राय पिथौरा दुर्ग को आजकल लोग लाल किला दिल्ली कहते हैं। ठीक है भाई, झूठे तो झूठे रही। राय पिथौरा दुर्ग कहते हैं भाई इसी को। इस दुर्ग के आगे एक था विष्णु मंदिर, एक विष्णु मंदिर था भाई। किसने बनवाया था? सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का कुल देवता भगवान भोलेनाथ थे, लेकिन आराध्य देव भगवान विष्णु। तो आराध्य देव का मंदिर बनवाया, भगवान विष्णु का मंदिर, और इस मंदिर को तोड़कर इन्होंने बनवा दी मस्जिद। नहीं, कुव्वत उल इस्लाम, भैया मस्जिद बनवा दी। क्या बनवा दी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवा दी। आजा आजा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कल इसको बारे में और विस्तार से बता देंगे, पर याद रखना ये है सल्तनत काल में बनी हुई पहली मस्जिद। क्या है भाई? ये सल्तनत काल में बनी हुई पहली मस्जिद। और आपको ये जानकारी करके लानी है कि वर्तमान में इंडिया में कितनी मस्जिदें हैं। पहली मस्जिद ये एक ओवर में बन नहीं है हमारे गांव के वाला।